सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएट 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991100। सिएट लाइन है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएट औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएट एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएट सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सिएट 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991100। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। जी हां, देश की सियासी गलियारों में सुनाई देने वाला ये मुहावरा अक्सर हमारे मुल्क के उन महान माननीयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो तमाम सुख सुविधाओं और पावर के बावजूद जब तब अपने वेतन भत्ते बढ़ाने पर खुद ही मुहर लगा लेते हैं। 50,000 रुपया महीना सैलरी, 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता, बिना किसी किराए का बंगला, ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास का सफर, 34 मुफ्त हवाई यात्रा, पेट्रोल खर्च, टेलीफोन बिल और टैक्स फ्री आय भी हमारे सांसदों के लिए काफी नहीं है। ऊपर से कमाल की बात तो यह है कि इन्हीं माननीयों के पास ही खुद का मानदेय बढ़ाने का अधिकार भी है। काश देश के मजदूरों को भी अपनी मजदूरी तय करने का हक होता, किसानों को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार होता और भूखों के पास भर पेट खाने के राइट्स होते। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इस नाजुक और मुश्किल दौर में भी हमारे माननीयों को सिर्फ अपनी चिंता सताती है। ऐसे में सांसदों द्वारा खुद ही अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेने की संसदीय व्यवस्था को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान का नया तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की समीक्षा और बढ़ोतरी की सिफारिश के लिए 3 सदस्यीय स्वतंत्र आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन क्या इस नियम से माननीयों की मनमानी पर लग पाएगी लगाम? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। जापान और कोरिया के दौरे पर रवाना हुए सीएम शिवराज आईटी, ऑटोमोबाइल्स और ऊर्जा समेत कई सेक्टर के निवेश के लिए देंगे न्योता। 1 हफ्ते बाद 8 अक्टूबर को भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में दिग्विजय सिंह ने मांगा पुलिस से और वक्त। विदेश दौरे पर होने की वजह से 11 अक्टूबर को बयान देने में जताई असमर्थता। पुलिस ने नोटिस भेजकर किया था तलब। छत्तीसगढ़ में फिर जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। सूखा प्रभावित किसानों के लिए होगा जोरदार आंदोलन, लेकिन अभी आंदोलन का रोड मैप तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अमित जोगी को मिला प्रदेश कांग्रेस संगठन का साथ। जोगी ने कहा, ये मेरे अकेले की मुहिम नहीं, 2.5 करोड़ लोगों की लड़ाई। फिर खटाई में पड़ी मध्य प्रदेश में डीमेट की परीक्षा। हाई कोर्ट ने कहा 6 अक्टूबर की बजाय 3 अक्टूबर को ही कराई जाए परीक्षा। एपीडीएमसी 3 अक्टूबर को परीक्षा कराने पर नहीं है तैयार। छत्तीसगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों ने कई नामी डकैत भी नक्सली भी है शामिल।
बीना में कम बारिश से बर्बाद हुई फसलों को लेकर किसानों को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, सरकार से मुआवजा देने और बिजली बिल माफ करने की मांग। मध्य प्रदेश में 23 सितंबर को दफ्तरों में तालाबंदी का ऐलान, 27 मांगों को लेकर प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। छत्तीसगढ़ में गरमाया प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का मामला, रायपुर में लोगों ने किया सीएमओ का घेराव, जगदलपुर में भी हुआ विरोध। और आज से पितृपक्ष शुरू, भोपाल ग्वालियर समेत प्रदेश भर के नदी तालाब के घाटों पर लगी रही भीड़, लोगों ने अपने पितरों का किया तर्पण। CXCT तो दोस्तों, कहने को तो संसद प्रस्ताव, बहस और कानून निर्माण की जगह है, लेकिन देश की नीतियां तय करने वाले सांसद भले ही सदन के भीतर भारत की जनता के लिए कुछ काम करें ना करें, लेकिन अपनी खुद की तनख्वाह तय करने में वो कोई कंजूसी नहीं दिखाते। तभी तो आज की तारीख में उनका वेतन देश की औसत आय का करीब 68 गुना है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में ऐसा नहीं होता है। फ्रांस और जापान में एमपी का वेतन देश में सबसे ऊंचे पदों पर कार्यरत नौकरशाहों के हिसाब से तय किया जाता है। जर्मनी में बेसिक लॉ का अनुच्छेद 48(3) कहता है कि बुंडेसडाग के सदस्यों का वेतन उनके स्वतंत्रता से जीने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में तो सांसदों को कोई वेतन या भत्ता ही नहीं मिलता, वे साल भर कहीं और काम करते हैं और जिन दिनों संसद का सत्र चल रहा होता है, केवल उतने ही दिनों के लिए ही उनकी कंपनी उन्हें बिना तनख्वाह काटे छुट्टी देती है। मैक्सिको में भी शर्त है कि सांसद किसी और पेशे या व्यापार से पैसा नहीं कमा सकते। वहीं अमेरिकी संसद के सदस्यों के लिए नियम है कि वो सदन से मिलने वाली तय सैलरी के 15% से अधिक राशि किसी बाहरी सोर्स से नहीं कमा सकते। लेकिन भारत में सांसदों की कमाई पर कोई भी रोक टोक नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करते हैं, संपन्न लोगों से एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने की गुजारिश करते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम तरह की रियायत और सुविधाएं मिलने के बाद भी मुल्क के मानवी जब तब अपनी सैलरी, भत्ता और सुख सुविधाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी की मांग करते दिखाई देते हैं, जबकि साल 2010 में ही उनके वेतन, भत्ते और सैलरी में इजाफा किया गया था। ऐसे में अब सरकार ने सांसदों के सैलरी अलाउंस की सिफारिश के लिए 3 मेंबर वाला इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने का प्रपोजल तैयार किया है, ताकि माननीयों द्वारा खुद का वेतन तय करने के प्रावधान को लेकर बुलंद हो रही विरोध की आवाजों को शांत किया जा सके। अब नहीं चलेगी माननीयों की मनमानी। स्वतंत्र आयोग को वेतन भत्ते तय करने की जिम्मेदारी। जी हाँ, गांधी के देश में विशिष्ट होने का रोग बहुत पुराना है, जहाँ सारी सुख सुविधाओं से लबरेज हमारे माननीयों को सरकारी ठाट बाट और ऐशो आराम की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ चुकी है। काम और जिम्मेदारी के प्रति उनमें ईमानदारी की भावना हो या ना हो, लेकिन वेतन भत्तों में बढ़ोतरी उनका मौलिक अधिकार है। तभी तो पैसा है प्यारा प्यारा, कामकाज नहीं गवारा की तर्ज पर कभी हमारे माननीय संसद के अंदर अपनी पगार और पेंशन को लेकर शोर मचाते नजर आते हैं, तो कभी सदन के बाहर अपनी मांगों पर अड़े नजर आते हैं। ऊपर से कमाल की बात तो यह है कि हमारे मुल्क में माननीय अपना मानदेय और तमाम सुख सुविधाओं बढ़ाने का फैसला भी खुद ही कर लेते हैं, वो भी बिना किसी बहस या संशोधन के। हमारे सांसद पहले से ही देश की औसत आय से 68 गुना ज्यादा वेतन और भत्ते पाते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देश से उलट उन्हें निजी व्यापार से असीमित दौलत कमाने के साथ ही यात्रा, बिजली, पानी जैसी तमाम सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। सरकार की ओर से सांसदों को मिलने वाला वेतन भत्ता
प्रति माह करीब 1.5 लाख रुपए का भुगतान, हर महीने 50,000 रुपए वेतन, भत्तों की अलग व्यवस्था, संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपए दैनिक भत्ता, हर महीने 45,000 रुपए संसदीय क्षेत्र के भत्ते के तौर पर। इस मद में भी मिलती है राशि 30,000 रुपए सचिवालय सहायक कर्मियों की नियुक्ति के लिए, 15,000 रुपए स्टेशनरी के लिए, 4 लाख रुपए का ऋण वाहन खरीदने के लिए भी मिलता है। 2010 में बढ़ा पिछली बार सांसदों का वेतन। इसके अलावा हवाई यात्रा, रेल यात्रा और टेलीफोन सुविधा मुफ्त। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के पक्षधर है और यदि आयोग बनता है और सांसदों के भी वेतन भत्ते और उसके लिए यदि एक 3 सदस्यीय जो है वो तय करने वाला दल तय करने वाला है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और वैसे भी लंबे समय से इस बात की मांग आती रही है। वहीं सांसदों द्वारा खुद ही अपना वेतन बढ़ाने की संसदीय व्यवस्था को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने अब इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने का मन बना लिया है। इससे निजात पाने के लिए सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की समीक्षा और उसमें बढ़ोतरी की सिफारिश के लिए 3 सदस्यीय स्वतंत्र आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। ये प्रस्ताव अगले हफ्ते विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के लिए तैयार एजेंडा नोट्स का हिस्सा है। वहीं आयोग के गठन पर आम सहमति बनने पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में उचित संशोधन भी किया जाएगा। वेतन के बारे में विचार के लिए मंत्रालय द्वारा सुझाए गए सामान्य सिद्धांत के मुताबिक तनख्वाह इतनी कम नहीं होना चाहिए कि जो सही उम्मीदवारों को आगे आने से रोके, तो इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में आने का मुख्य आकर्षण ही वेतन बन जाए। ऐसा है, सरकार को आयोग बनाने की बीमारी लग गई है। पहले 50-60 आयोग बनाए हैं और आज तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये हर दिन 1-2 आयोग बना देते हैं, बिना वजह लोग व्यस्त हैं, सूत न कपास, जुलाहों में लटालटी। हालांकि मुद्दा यह नहीं है कि सांसदों को कितनी तनख्वाह या सुविधाएं मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि किसी समूह की सहूलियत के बारे में किसे फैसला करना चाहिए। इस लिहाज से सरकार का ये कदम कितना तार्किक होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले पर सांसदों की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या इस आयोग से माननीयों की मनमानी में लगाम लग पाएगी और क्या सांसदों की तर्ज पर विधायकों के लिए भी बनाया जाएगा वेतन आयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब खुद मानदेय तय करने के बाद भी माननी मांगे मोर, सांसदों की सैलरी पर सुनवाई देने लगे विरोध का शोर और सरकार को देने पड़े स्वतंत्र आयोग के गठन पर जोर, तो सवाल उठते हैं। सांसदों का वेतन तय करने के लिए स्वतंत्र आयोग का प्रस्ताव कितना जायज? क्या सांसदों की तर्ज पर विधायकों के लिए भी बनना चाहिए वेतन आयोग? अभी तक माननीयों द्वारा खुद का वेतन तय करने का कानून कितना सही? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी हैं हमारे साथ। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व कांग्रेस विधायक ओम रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ राजेंद्र कोठारी जी। कोठारी जी, आपका बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ हैं प्रहलाद पटेल जी, जो दमोह के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। प्रहलाद जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सुनाई पड़ रही है जी प्रहलाद जी, जो ये नया प्रस्ताव आया है कि अलग से आयोग गठित होगा सांसदों की वेतन भत्ता तय करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि हमेशा सांसदों को वेतन को लेकर बड़ी तीखी आलोचना होती रही है और कई बार ऐसा लगता था कि आंकड़ों पर कई बार मिसलीडिंग भी होती रही है। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो सच है या गलत है, पर मैं ये जरूर मानता हूं
कि अगर आपको करप्शन दूर करना है तो जो लोग पूर्णकालिक राजनीति करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मेरे जैसा व्यक्ति भी है, मैं मध्य वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ। हम लोगों की राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारे परिवार की बाकी आय के स्रोत क्या होंगे सिवाय परिवार की खेती के। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में जो व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं उनको नजरअंदाज करके हम सारे लोगों की आलोचना करें, ये कई बार नैतिक राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे मैं ये मानता हूँ कि अगर ईमानदार जनप्रतिनिधि को रखना है तो उसकी जितनी आवश्यकता है, मैं भोग और विलासिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको पार्लियामेंट में परफॉर्म करना है और क्षेत्र में जाना है, इनके खर्चों को एक स्वतंत्र एजेंसी को देखना चाहिए, बजाय इसके कि लोग ये कहें कि सांसदों ने अपना वेतन बढ़ा लिया। तो मुझे लगता है कि ये आयोग गठित इसलिए करना चाहिए कि स्वतंत्र एजेंसी देखे कि जरूरतें कितनी है, उसके आधार पर इनको क्या चीजें मुहैया करानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंस के रूप, नगद के रूप में दें, आप उसकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक कदम है। जी प्रहलाद जी, आपको लगता है जितना अभी उनको वेतन मिल रहा है सांसदों को, कई ऐसे देश हैं जहां इतना वेतन भी नहीं मिलता है, क्या जरूरत है उनको? मुझे नहीं पता कि कितने देश ऐसे हैं जिनको भारत के सांसदों से कम वेतन मिलता है, पर उनसे ज्यादा मिलने वालों की जरूर लंबी फेहरिस्त है। जी नहीं, ज्यादा लंबे वालों की आपके पास फेहरिस्त हो तो बता दें, अगर आप कहें तो मैं कम मिलने वालों की बता दें। लेकिन अभी जो वेतन मिलता है क्या उसमें संतुष्ट नहीं है क्या सांसद सदस्य? बजाय देखिए, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पर आप सबके अपने लोक व्यवहार के बारे में कहेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, ये मेरी निजी राय होगी। मेरा जो क्षेत्र है वहां पर मेरे अपनी जरूरतें होंगी, दूसरे दिल्ली में काम करने वाले, मुंबई वाले की अपनी अलग जरूरतें होंगी, इसलिए इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं कर सकता कि साहब ये जरूरत मुझे चाहिए या नहीं। लोग तो काम कर ही रहे हैं। हम जब पहली बार सांसद बने थे तो हमारा वेतन 1500 रुपए था जी, तब भी काम चला। अब 2 लाख है सब मिला के। नहीं, ये आंकड़ेबाजी आप लोग करते हो ना, ये कितना बड़ा झूठ है जी। आप किस आधार पर 2 लाख कह रहे हैं, आप बताइए। नहीं, अब आप ये मुझे लगता है ये जो आप लोग टिप्पणियां करते हैं, इसके लिए सबसे बेहतर है कि उसको आयोग बनना चाहिए और उसमें जितनी जिसको बहस करनी है, जितनी आलोचना करनी है वो करे। मुझे लगता है सांसदों को इससे बिल्कुल बचना चाहिए। प्रहलाद जी, आपने कहा कि झूठ टिप्पणी है, मैं आपको बता दूं कि 50,000 अब मेरे पास पूरी है जो सुविधा मिलती है। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल जी, मैं बता दूं घर के इस्तेमाल के लिए 3 टेलीफोन लाइन, हर लाइन पर सालाना 50,000 लोकल कॉल मुफ्त, घर में फर्नीचर के लिए 75,000 रुपए, पत्नी या किसी और के साथ साल में 34 हवाई यात्राएं मुफ्त, घर में सालाना 40 लाख लीटर मुफ्त पानी। इस तरह कुल मिला के अगर और कहें तो हम बताएं 16,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया। लेकिन जो आपको प्रतिदिन 2,000 भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है, ये सब मिला के 1.5 लाख से ऊपर होते हैं। प्रहलाद जी, अभी आप 2 कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ ना 1.5 लाख में भी मुझे इस पर बहस नहीं करनी है। मेरे जैसे आदमी को तो ये अपमानजनक लगता है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं तो इस बहस में उलझना चाहते ही नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक घटना बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। गया के एक सांसद थे ईश्वर चौधरी, मैंने पेंशन जब सांसदों की तय हुई थी तो एक एब्सेंट वोटर है, वो उसका नाम प्रहलाद पटेल है। सदन में रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने वो एब्सेंट इसलिए किया था, उन्होंने कहा मैं बिहार में 3 सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, 4 बार 4थी बार सांसद हूँ, लेकिन लोग मुझे अपनी जीप में पीछे नहीं लटकाते, मेरे पास टिकट का पैसा नहीं होता है। कम से कम हम जैसे लोगों के लिए करिए। आप इस सच्चाई को नकार नहीं सकते हैं। नहीं प्रहलाद जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने में मत लीजिए। आपने कहा कि मैं पूर्णकालिक है, पूर्णकालिक और पूर्णकालिक जो नहीं है उनमें कैसे फर्क करेगी आयोग? नहीं, आयोग को से अपनी रिपोर्ट देने दीजिए ना। और उसमें ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो पूर्णकालिक राजनीति, क्यों समाज को क्या नहीं पता होता है जी, उसके कुछ नियम बनेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि खुद सांसद इस बहस में पड़े, इससे अच्छा है कि कोई स्वतंत्र एजेंसी और वो भी आयोग की तरह नजर रखे। अगर मैं विलासी जीवन जी रहा हूँ जो मुझे जरूरत नहीं है तो मेरी कटौती हो जानी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल सही प्रहलाद जी, आप जैसे जो फक्कड़ विधायक सांसद हैं वो बहुत कम होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए ये जो सैलरी मिलती, तनख्वाह मिलती है, वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी होगी। तो कम से कम ऐसे सांसदों को हो सकता है किसी चैरिटी के लिए, किसी अन्य के लिए उनको दान देना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी आपका। जी, हमारे साथ हमारे राज्यसभा सदस्य हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में।
लगता है संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा। हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कोठारी जी, अभी आपने ये बहस भी सुनी, जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, उसमें जो सांसदों का वो जरूर नाराज हो रहे थे प्रहलाद जी, कि बोले 2 लाख और 1.5 लाख, करीब 1,70,000 75,000 ये आंकड़ा बैठता अगर मैं सारी चीजें बताऊं। क्या लगता है आपको कि क्या उनका वेतन भत्ता और बढ़ना चाहिए? हम सारी चीजें बायस से देख रहे हैं जी। मैं और आप बहुत कम कमाते हैं जी, तो हम सोचते हैं कि दूसरे आदमी को इतने पैसे क्यों मिले जी। पर अगर मैं कॉर्पोरेट की सैलरी देखूं जी, तो किसी भी कॉर्पोरेट के चीफ एग्जीक्यूटिव को जी इससे कई गुना तनख्वाह ज्यादा मिलती है जी। और अगर हमें सांसदों पे विश्वास है जी, तो सांसदों को तनख्वाह ज्यादा देने में मुझे तो पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सांसदों के मामले में बीच में नहीं बोलेंगे जी, और वो मर्यादा बनाएंगे जी, तो ये स्वतंत्र आयोग 720 सांसदों के ऊपर उनकी तनख्वाह तय करेगा। ये कुछ अजीब सा प्रस्ताव है जी। और ये स्वतंत्र आयोग में वो 3 माननीय कौन होंगे जी, जो इन 720 के ग्रैंडफादर तुल्य होंगे? अभी तो कौन माननीय होंगे ये तय नहीं हुआ है ना। अभी विशाखापट्टनम में कल और परसों बैठक है। देश में ऐसे 3 माननीय कौन होंगे जो इन 720 सांसदों के ऊपर होंगे? जो बेसिक बहस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 90,000 है और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 54,000 है जी। तो अगर 68 गुना मिलनी चाहिए जी, तो फिर 90,000 की 68 गुना मिलनी चाहिए या 54,000 की? तो सवाल 68 गुना का मतलब कैसे आपने कहा? आपने कहा कि अभी उनको देश की आमदनी से 68 गुना तनख्वाह मिलती है जी। देश का औसत व्यक्ति की जो आमदनी है उसके अनुसार ये। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ और मेरी प्रति व्यक्ति आय 54,000 जी, और देश की प्रति व्यक्ति आय 90,000 है। तो पहले तो मेरा सवाल ये कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं या देश का नागरिक? प्रति व्यक्ति आय 54,000 किस आधार पे कोठारी साहब? किस आधार पे? मध्य प्रदेश प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 54,000 है अभी महीना 54,000 प्रति वर्ष। अच्छा, वर्ष है, वही तो हमने सोचा ये महीना कैसे 54,000? नहीं, महीने की बात कर रहा हूं। ये महीना तो आपको इसलिए लग रहा है कि आप लोगों की तनख्वाह उस लेवल में है जी, तो ये आप कभी विचार कर ही नहीं पाते। जो हमारी सारी समस्याएं हैं, हम सारी बहस को कहीं और ले जा रहे हैं जी। मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे जी। मध्य प्रदेश में पूरे 40% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और मध्य प्रदेश में 40% लोग निरक्षर हैं। तो कंप्यूटर लॉजिक तो छोड़ ही दीजिए। अब सारी समस्या ये है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं और देश की क्या बात करें? देश की बात नहीं है कोठारी जी। यहाँ हमारा सवाल आपसे था कोठारी साहब, हमारा सवाल आपसे ये था, सीधा सवाल था कि जो अभी वेतन मिल रहे हैं सांसदों को और जो अभी तक उनका खुद का अधिकार है, उस पर कोई बहस भी नहीं होती थी। हमारे साथ 2 पूर्व विधायक भी, हम उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे कोई बहस नहीं होती थी। जब भी ये प्रस्ताव विधानसभा या संसद भवन में आता है, बिना चर्चा के सिर्फ हाँ करके पारित हो जाता है। क्या ये उचित है या अनुचित? जहां तक मेरी जानकारी है कि हमारे विधानसभा में और हमारे लोकसभा में सारे प्रस्ताव इसी तरह से पारित होते हैं हाँ और ना में। बहस आजकल कहाँ होती है? प्रस्ताव अगर इसमें बहस भी नहीं। क्यों अग्निहोत्री जी, इसमें क्या बहस होती है क्या? अभी तक नियम यह है कि संसद और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों के वेतन तय करने वाला जो मनी बिल होता है, तो उस मनी बिल पे सदन में बहस नहीं होती, चाहे वो संसद हो या फिर विधानसभाएं हो। ये नियम और परंपरा रही है, तो बिना बहस के ही वो पारित होती है। जो कोठारी साहब बोल रहे हैं सब हाँ और नहीं, हाँ और ना में तो सभी होते हैं, उसमें बहस भी होती है, फिर हाँ ना होती है। जी बहस भी होती है जी, इसमें बहस नहीं होती। 24 बिल पास हो गए एक दिन में विधानसभा में और एक दिन में लोकसभा में, तो कहाँ से बहस हुई? वो किस बहस को आप नियम की बात कर रहे हैं? अरे सर, मैं नियम की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई नियम नहीं है कि बहस नहीं होगी। अगर कोई सांसद खड़ा होकर ये कहे कि मैं इस प्रस्ताव से एग्री नहीं करता, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो ये नहीं कह सकता। कोई नहीं कहता। नहीं, वही तो कोई नहीं कहता, ये अलग बात है। अभी तक कोई ऐसा नहीं बने कि उसमें बहस भी हो, चर्चा भी हो। जो प्रस्ताव आया एज इट इज, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एज इट इज पास होता है। देखिए, मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि मैं राजनीतिक रूप से
रघुवंशी जी और शैलेंद्र प्रधान जी से एग्री न करूं, वो बात अलग है। पर अगर सम्मान की बात है तो वो मेरे लिए विधायक हैं, वो मेरे लिए सांसद हैं। माननीय कहलाती है, माननीय हमारे लिए भी है, माननीय कहलाने से बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं कि अगर कारपोरेट की तनख्वाह ज्यादा हो सकती है तो 720 लोगों की तनख्वाह भी ज्यादा हो सकती है, और आप उनमें परफॉर्म करने को कहिए। देखिए, बिल्कुल कोठारी जी आपने सही कहा, कारपोरेट की तनख्वाह ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको भी ध्यान होगा यहाँ जो हमारा सबसे उच्च पद में अगर प्रशासनिक उसमें मुख्य सचिव बैठे हैं, उनकी तनख्वाह आप देख लीजिए, और कारपोरेट सेक्टर का 3 साल 4 साल नौकरी करने वाले को देख लीजिए, उसमें बहुत अंतर होता है। ये सांसद और माननीय जो विधायक हैं वो हमारे इसी शासन ये आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। 74 बंगले का जो मकान है वो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी मकान किराए से लेगा तो 1.5 लाख रुपए महीने में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो कंपैरिजन है वो आप कंपैरिजन ठीक नहीं कर पाते। नहीं, आपको ये लग रहा है ठीक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सैलरी की बात हो रही है, अब आप बोलेंगे कि उसको गाड़ी फ्री है, उसको तो कारपोरेट सेक्टर में गाड़ियां नहीं फ्री है, उनको बंगले नहीं दिए जाते हैं। त्रिपाठी जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जी, ये बताइए कि आपकी सैलरी आपने खुद तय की है या आपकी कंपनी ने तय की है? जी, मेरी सैलरी मैंने तय की है या मेरी कंपनी ने तय की है? जी, हम अपनी सैलरी खुद नहीं तय कर सकते। जी, तो फिर सांसदों को ये अधिकार क्यों कि वो अपनी सैलरी खुद तय कर? बिल्कुल सही। प्रधान जी, ये आपने जो बहस सुनी ठीक है, अपनी जगह है। हमारा आपसे सवाल ये है कि क्या ये आयोग विधायकों के लिए भी बनना चाहिए? देखिए, बेसिकली जब माननीय सांसद या माननीय विधायक की तनख्वाह बढ़ती है या उनका वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो मीडिया अगर आप हमें अनुमति दे तो हमारे साथ हमारे दुर्ग के सांसद हैं साहू जी, जिनसे हम सवाल। साहू जी, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी, ये सांसदों के वेतन भत्ते को बढ़ाने को लेकर एक आयोग गठित होने जा रहा है। कल विशाखापट्टनम में इस मुद्दे पे बेहद चर्चा है। आपका क्या कहना है? क्या आयोग अलग से बनना चाहिए, या जो अभी तक अधिकार था आप लोगों को खुद अपने वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर के उस अधिकारों में कटौती हो रही? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि ना तो सांसदों को अपना वेतन भत्ता तय करना चाहिए, ना किसी आयोग को करना चाहिए। जी, बड़ी बात यह है कि अभी एक संसद नहीं चल रहा था, उस समय नो वर्क नो पेमेंट की एक बात उछली थी। जी, मेरा ये कहना है कि न कोई विधायक वेतन के लिए विधायक बनना चाहता, न कोई सांसद वेतन के लिए सांसद बनना चाहता। जी, जिस समय प्रजातंत्र में ये चुनाव की बातें आई, विधायक सांसद बनने की सेवा उसका मूल अंग था। जिसको भी पूछेंगे कि आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं या विधायक, तो कोई ये जवाब नहीं देगा कि मैं वेतन के लिए विधायक सांसद बनना चाहता हूँ। इसलिए इसको कोई चर्चा का विषय नहीं बनानी चाहिए। विधायक सांसदों को जैसे IAS IPS अधिकारी कर्मचारी को उनके काम करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती है, विधायक और सांसद को जो काम करना होता है उनको आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा दी जाए। नहीं, उस सुविधाएं सारी मुहैया होंगी, लेकिन साथ में जो वेतन तय किया गया है वो उचित है अभी तक, कि आप उसको कम मानते हैं? नहीं, मैंने एक चीज कहा कि जो आज की परिस्थितियों में जितना आवश्यक है उनकी सेवा करने की, उनकी गाड़ी, डीजल, पेट्रोल, चाय, पानी, इन सबको आंकलन करके तय करना चाहिए। अगर कम है तो बढ़ाना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कम है? आज की परिस्थितियों में जितना खर्चा होता है वो तो बहुत ही कम है। जी, तो आप कितना होना चाहिए कम से कम? अब वो मैंने आंकलन किया नहीं है। जो खर्चे होते हैं उसको सामान्य तौर पे आंकलन करके बोलना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि खर्चे तो रोजाना 24 घंटा खर्चा होता है जनप्रतिनिधियों। जी, साहू जी, आप हमारे साथ। जी, हाँ, या तो उसकी पूर्ति हो। अब जबरदस्ती आदमी को फिर उसको गलत आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों आरोप लगे विधायक सांसदों के ऊपर? बिल्कुल सही कहा साहू जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में। जी, प्रधान साहब, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, जब माननीय सांसद या विधायक की तनख्वाह बढ़ती तो पूरा मीडिया आक्रमण कर देता है और सबको लगता है कि माननीय विधायक को अब अगर या माननीय सांसद को, माननीय विधायक या सांसद को क्या मिलना चाहिए, ये निर्णय
एक थर्ड पार्टी करेगी तो निश्चित ही ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा जी। पर आपको बतला दूं ये प्रक्रिया क्या है कि उप सभापति या उपाध्यक्ष विधानसभा या उसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसमें हर दल का प्रतिनिधि मेंबर होता है जी। और प्रोपोर्शनल उनकी सदस्य संख्या होती है जी। और वो जब तय कर लेते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि माननीय विधायकों ने मिलकर तय किया और इसीलिए सदन के अंदर उस पर बहस नहीं होती है। पर निश्चित ही अबव बोर्ड रहने के लिए, अबव हॉरिजन दिखने के लिए कोई अगर निष्पक्ष कमेटी तय करेगी तो उससे जनता में मैसेज अच्छा जाएगा कि हम स्वयं की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, हमको इतना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो अभी तक जो विधायकों को वेतन मिल रहा है आपको तो मालूम ही होगा, क्या उतना पर्याप्त है या और जैसे साहू जी ने कहा कि अभी तक तो बहुत ही कम है? देखिए ये जैसा अभी प्रहलाद पटेल जी कह रहे थे, हर निर्वाचन आयोग वो निर्वाचन क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग मर्यादा है जी। शहरी क्षेत्र में खर्चा कम होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में लंबे लंबे दूरियां होती, लंबे लंबे दूर से लोग आते हैं। वो जब आते हैं तो माननीय विधायक को खाना भी खिलाना पड़ता है, उसके ठहरने का इंतजाम भी करना पड़ता है और कई बार उसको वापस भेजने का टिकट के पैसे भी देने पड़ते हैं। अब इसलिए हर एक के लिए एक ही मापदंड हो, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप जाके दिल्ली देखिए, जो माननीय सांसद जी हैं उनके अगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 25 लोग आते हैं या 50 लोग आते हैं तो उनको सबको वो ठहराता भी है। इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना प्रधान साहब, अनलिमिट है ये। 100 लोग आ गए, अब 100 लोगों का खर्चा आपको देना, तो ये तो अलग मुद्दा हो गया। जो तनख्वाह, जो सुविधाएं, जो भत्ता, जो प्रतिदिन का भत्ता मिलता है, उसके अनुसार क्या आपका मानना यह है कि बहुत कम है? नहीं तो इस पे भी एक मैं चाहूंगा ये तय हो जाए कि माननीय विधायक को आप क्लास 4 अधिकारी मानते हैं या क्लास 3 मानते हैं या क्लास 2 मानते हैं या क्लास 1 इन सबसे ऊपर है माननीय जो आपके संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो एक चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर माननीय विधायक को व्यवस्था दी गई है। पर मैं क्योंकि खुद विधायक भी रहा हूं, मैं मानता हूं कि परंपरा जो भी हो, तो माननीय विधायक और माननीय चीफ सेक्रेटरी के वेतन भत्ते आप कहने को आप कह सकते हैं कि इतने मिलता है और आज 2000 मिलने लगे। जब हम पहली बार विधायक माने थे तब 3500 या 4000 हमको तनख्वाह बेसिक बता रहे हैं। कुल कितनी तनख्वाह? उन दिनों भत्ता मिलता था 100 रुपये रोज। और टोटल कुल मिला के कितना खर्च किया जाता था आपसे? और यही मिलता था। उसके अलावा आने जाने की सुविधा देते थे क्योंकि विधायकों को बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए उनको ट्रेन का मैं माननीय सांसदों का नहीं बतला रहा हूँ, मैं माननीय विधायकों का बतला रहा हूँ। तो उनको आने जाने के कूपन देते थे। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, आज उन्हीं माननीय विधायकों की तनख्वाह 4000 से शायद 35 है शायद आजकल। तो अब जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट के कारण इन महंगाई जब बढ़ी है तो इन सब चीजों में भी निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। अब माननीय विधायकों का शायद विधानसभा में रोज अटेंड करने के 300 या 500 रुपए मिलने लगे हैं, तो जबकि पहले हम लोग को 100 रुपए मिलते। नहीं तो अब हमारे साथ एक दर्शक हैं प्रधान साहब, आपकी अनुमति हो तो हम उनसे सवाल ले लें। दमोह से हमारे साथ प्रदीप राज जी हैं। प्रदीप जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, इस स्वतंत्र आयोग का गठन ये सांसद विधायक क्यों, ये निचले स्तर के जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायतों में देखिए ये पंच सरपंच जनपद सदस्य और ये शहरी निकायों में पार्षद, नगर पालिका और नगर निगम अध्यक्ष, इनको क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि पार्षद से ज्यादा सैलरी इन निकायों के बाबुओं की रहती है और ये सरपंच से ज्यादा सैलरी पंचायत सचिव। आपका सवाल क्या है प्रदीप जी? स्वतंत्र आयोग का इन लोगों में, निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों में नहीं होना चाहिए क्या वेतन आयोग का? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, इसका उत्तर हम कोठारी जी और घोटी से लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं, कपिल जी भोपाल से ही हैं। कपिल जी स्वागत है, अपना संक्षेप में सवाल करें।
सर मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों का जो वेतन बढ़ाया जाता है और कम करा जाता है, मोस्टली हमने देखा गया है कि पिछले कुछ समय में वेतन बढ़ाने पे ही जोर दिया गया है, लेकिन जो सुविधाएं उनको और जो भत्ते उनको मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको देखते हुए हमें उन्हें वेतन बढ़ाने की जरूरत है। अगर वही पैसा किसी गरीब वर्ग के लिए यूज करा जाए। सवाल आपकी राय बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि जो वेतन मान जो बढ़ाने के लिए जो बात चल रही है या जो आयोग का गठन किया जा रहा है, तो उसकी जरूरत क्या है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ओम जी, आप भी विधायक रहे हैं, 85 से 90 के बीच में आपको भी वेतन मिलता रहा है। पहला सवाल तो हमारा आपसे ये है कि अगर सांसदों के लिए बन रहा तो विधायकों के लिए भी होना चाहिए या नहीं? और दूसरा, जो अभी विधायकों को सुविधा मिल रही है, जितना वेतन मिल रहा, अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, क्या ये पर्याप्त है? ऐसा है, जहाँ तक विधायकों का वेतन और सांसदों के वेतन भत्तों की बात है, तो उनमें बहुत ज़्यादा सामंजस्य और दोनों को करीब करीब थोड़ा बहुत ही अंतर है। लेकिन सांसद का कार्यक्षेत्र 8 विधानसभा का होता है और विधायक का 1 का होता है। और जहाँ तक सामाजिक उत्तरदायित्व की बात है और राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात है, तो उनको 365 दिन ही अपने कार्य में लगे होना होता है। सामाजिक समारोह में जाना होता है, धार्मिक समारोह में जाना होता है, और निरंतर रूप से विधायक और सांसद को जनता से जुड़े रहना पड़ता है। और ये नहीं है कि वर्तमान विधायक या वर्तमान सांसद ही हो, लेकिन राजनीतिक जीवन में जितने भी लोग रहते हैं, वो पंच से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जनता के बीच में जाता है जब जब समय मिलता है। प्रधानमंत्री जी है तो उन्हें कम समय मिलता है, वो कम जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन विधायक और सांसदों को अपने क्षेत्र में संपर्क बनाने के लिए धन की, साधन की, वाहन की, कम्युनिकेशन की सबकी आवश्यकता पड़ती है। और जहां तक मैं देखता हूं कि इस लोकसभा के सत्र में ये विधेयक अंतिम दिन पेश होना था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस लोकसभा अंतिम दिनों में नहीं चल पाई और विधेयक पेश नहीं हुआ, तो उसका दूसरे रास्ते से, एक दूसरे दरवाजे से इसको पेश करने का इस सरकार ने काम किया है। और उसमें उसने इस बात को जनता के बीच में उछाला कि इस बात से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं और एक आयोग का गठन करके और हम किस दिशा में जाएं। और मोदी जी अपनी सरकार पर ये आरोप नहीं लेना चाहते कि हम स्वयं आगे होकर के वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं, वो एक आयोग के माध्यम से इस कार्य को करना जा रहे हैं। और इस तरह से हम निश्चित, जब कोठारी जी ने बोला कि हमारे प्रदेश में 54,000 रुपये वार्षिक आमदनी प्रति व्यक्ति है और एक विधायक की तनख्वाह कुल मिला के 1 लाख रुपया प्रति माह से अधिक नहीं, 50,000 जो कहने को है, जैसा तनख्वाह 50,000 है, 30,000, 20-25,000 रुपए, 50,000 तनख्वाह है, अन्य जो भत्ते हैं सब मिला के 30,000 रुपए, 1.5 लाख से ऊपर पहुंचता है। कर्मचारी भत्ता है, स्टेशनरी भत्ता है, इसको मिलाकर के 1 लाख रुपए से अधिक होती है। तो प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रदेश में इतनी गरीबी हो और जिस प्रदेश में इतनी असमानता हो, आज कोठारी जी ने कहा कि हमारे देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। मध्य प्रदेश की हालत ये है, आज किसान जब उसकी 3 वर्षों से फसल खराब है, सारी इंडस्ट्री माइनस ग्रोथ में जा रही है, सारी एग्रीकल्चर माइनस ग्रोथ में जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद हमें ये लगता है कि जितनी भी तनख्वाहें दूसरे लोगों की दूसरे तरीके से बढ़ी हैं, उन्हें कम की जाना चाहिए। अब महंगाई भत्ते और महंगाई के आधार पर अगर हमारे देश की बात करें तो अभी जो सूचकांक बना उसमें तो बता रहा है कि महंगाई बढ़ ही नहीं रही है, जबकि दाल 180 रुपए किलो मिल रही है, प्याज 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो इस देश को हम कौन से सूचकांक से जोड़ रहे हैं, महंगाई को किस सूचकांक से जोड़ रहे हैं और वेतन भत्ते को किस सूचकांक से बढ़ा रहे हैं? ओम जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो अभी उनको सुविधाएं, तनख्वाह जो भी दी जा रही है वो पर्याप्त है, उसमें कटौती होनी चाहिए कि बाकी में बढ़ना चाहिए? नहीं, मैं तो देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चाहता हूं कि किसी भी तरह की तनख्वाह किसी की भी नहीं बढ़ना चाहिए। जी, आप सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल सहमत। कल फिर से आप 2018 में विधायक बने तो भी सहमत रहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत रहूंगा। एक बात प्रहलाद जी ने और कही, वो किसान परिवार से आते हैं, आप भी किसान परिवार से आते हैं, आपका मूल जो बिजनेस है, जो काम है वो किसानी है। एक पूर्णकालिक की बात उन्होंने की कि मैं पूर्णकालिक कार्य करता हूं, मैंने पूर्णकालिक हम नेतागिरी करते हैं या जो भी जनता की सेवा करते हैं वो अलग है। पूर्णकालिक और अपूर्णकालिक में क्या अंतर है यहाँ, आपने अगर कुछ समझा हो तो? पूर्णकालिक मतलब उन्होंने अपने जीवन को राजनीति में, समाज सेवा में समर्पित कर दिया और वो पूरा समय उसी कार्य में, उसी क्षेत्र में देते हैं।
और एक अल्प समयकालीन, और जिस तरह से हमने देखा कि देश की राजधानी में कई सांसद तो इतने चुन के आए, उन्होंने बंगलों का रिनोवेशन खुद के पैसों से करा दिया, अब करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए। और प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कृषि का उनका मुख्य कार्य है, तो निश्चित है कितनी असमानता हमारे देश में। तो इस असमानता को भी देखते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कई चीजों को अर्थशास्त्र के आधार पर, सामाजिक संतुलन के आधार पर, इन सबको मिला करके और बैठ के देखना चाहिए और उन सबको करना चाहिए। और जब देश की आर्थिक स्थिति, जब प्रधानमंत्री कहते हैं ठीक नहीं है, दूसरे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, सर्विस टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी चीजों पे सर्विस टैक्स लगाए जा रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए मैं तो समझता हूँ इस देश में अभी कुछ समय के लिए कोई वेतन आर्थिक रूप से एक आपातकाल की घोषणा होना चाहिए और देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। ये अमेरिका और जर्मनी में जाकर भाषण देने से देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा। आप सीधे रूप में ही लेकिन परोक्ष रूप से सीधे मोदी जी के ऊपर जा रहे हैं, मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम शैलेंद्र जी से जानेंगे, कोठारी जी से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक हैं अलग अलग जगहों से। जयसिंह नगर से हमारे साथ संजय हैं। संजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। भाई साहब, मैं धीरज ठाकुर बोल रहा हूँ जयसिंह नगर से। जी धीरज जी, माफ करिएगा, सवाल करें। भाई साहब, अभी जो चर्चा हो रही है उसमें एक आयोग का जो गठन हो रहा है कि सांसद अपना वेतन बढ़ा सके, उसी का एक आप जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या विधायकों को भी गठन होना चाहिए कि आयोग ऐसा बने जो वेतन बढ़ा सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधायक या सांसद जो भी, उनका वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरा सुझाव भी है। इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए, वो जो अभी चर्चा हो रहे थे, हमारे अर्थशास्त्री महोदय सभी लोग अभी चर्चा कर रहे थे, विधायक लोग क्षेत्र में आते हैं तो जनता ही उनको नमन करती है, जनता ही माला। सवाल आपका क्या है? ये आपका सलाह हो गई है, आपकी सलाह मिली हमें, हमारे अतिथियों को मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि आज तक जब भी वेतन बढ़ा है तो क्या कोई अपने विधायक या सांसद ने संसद में या विधानसभा में बैठ के क्या उस वेतन का विरोध किया है किसी ने कि नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे देश की हालत खराब है? मुझे ये शायद अग्निहोत्री जी को बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत लंबे समय से संसदीय रिपोर्टिंग की है, विधानसभा में भी की है, वो बताएंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं सागर से। ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं सागर जिले से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा कहना ये है कि माननीय विधायकों और माननीय सांसदों का वेतन बढ़ाने के लिए आयोग तो गठित हो रहा है, अच्छी बात है जी। लेकिन अभी आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से अध्यापकगण भी हड़ताल पे थे और उनके वेतन पे कोई चर्चा नहीं हुई जी। तो क्या माननीयों के लिए ही महंगाई बढ़ती है, बाकी लोग जो है सर्विस में, तो उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ती? जी बिल्कुल, आपका सवाल ये है कि अगर उनका बढ़ता है तो बाकी लोगों को भी बढ़ना चाहिए, आपका सुझाव है जी। जी धन्यवाद, आपने हमारे साथ हमें आपने अपनी राय बताई और अपना सवाल किया। हमारे साथ रायसेन से एक और दर्शक हैं, बसंत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा ये सवाल है, जैसे कि सांसदों का टीचर भी कर रहे हैं, ठीक है, हड़ताल इनका मांग रहे हैं, लेकिन जो निजी स्तर के हैं जैसे केजी के प्यून हैं और वो सालों से लगे, उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है और उन्हें 10-5 साल हो गए केजी के, तो और स्थायी नहीं हुआ, उनके लाने जरूरी है क्या? नहीं, उनका भी तो बढ़ रहा होता है हर साल। नहीं सर, कई जगह ऐसे मतलब उन्हें स्थायी नहीं किया है। चलिए, ये अलग समस्या है, यहाँ वेतन की बात है। कोठारी साहब, आपने उनको सुना, लेकिन अग्निहोत्री जी, जो एक दर्शक ने सवाल किया, आपका क्या उत्तर चाहेंगे कि आप उसका उत्तर दें? उनका सवाल यह था, उनका ये था कि संसद में या विधानसभा में आप 30 साल 35 साल से देखते आए हैं, क्या कभी किसी ने विरोध किया कि नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, जैसा कोठारी जी ने बताया, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सदन के बाहर जी सारे माननीय बैठ करके अपने वेतन के बारे में बात करते हैं, अपने भत्तों के बारे में बात करते हैं और वहाँ एक आम सहमति सी बनती है और उस आम सहमति के आधार पर फिर तय हो जाता है कि कितना वेतन और कितना भत्ता और कितनी सुविधाएं और क्या क्या होना चाहिए जी। तो उसको ये मान लिया जाता है कि साहब ये सदन में मतलब सहमति बन गई है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन परंपरा यही है कि उस पर सदन में चर्चा नहीं होती, चाहे संसद हो या विधानसभा हो। एक दूसरी बात मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि अभी ये स्वतंत्र आयोग बना नहीं है, अभी तो ये ऑल इंडिया चर्चा होने जा रही है, ऑल इंडिया वेब कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है सचेतकों की, पूरे देश भर से सचेतक वहाँ पर आएंगे विशाखापट्टनम में मंगलवार को, और वहाँ बैठ करके चर्चा, उसके एजेंडा में अभी प्रस्ताव शामिल किया गया है कि क्या इस देश में सांसदों का वेतन और भत्ता तय करने के लिए कोई स्वतंत्र आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उसमें ये तय होगा। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई त्रिपाठी जी
कि बड़ी आलोचनाएं हो रही है। सांसद अपना वेतन खुद बढ़ा लेते हैं, विधायक अपना वेतन खुद बढ़ा लेते हैं। अब नीचे मैंने ओम जी ने ठीक कहा कि वेतन बढ़ाएंगे, भत्ता बढ़ाएंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगी, लेकिन कंधा किसी और का होगा। जी बिल्कुल सही है जी। तो ये जो आलोचनाएं हो रही है पूरे देश भर में, उस आलोचना से निपटने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए, और कोठारी जी की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि भाई इन माननीयों से ऊपर और कौन से 3 सुपर माननीय हैं जो बैठ करके उनका वेतन और भत्ता तय करेंगे। ये थोड़ा देखना होगा कि उसका क्या स्वरूप होता है, जब बनेगा तब पता चलेगा। ये तो वक्त बताएगा कि वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज और मैं उठाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जिस तरह सांसदों के वेतन और भत्ते तय करने के लिए आयोग का बात हो रही है, उसी तरह विधायकों और जनप्रतिनिधि जो और भी जो नीचे स्तर तक है, सरपंच तक चले जाइए, पंच तक चले जाइए, इस तरह का कोई एक बॉडी बनना चाहिए ताकि उनके लिए भी सारी स्थितियां देखी जाएं, सारी व्यवस्थाएं देखी जाएं और उनके समकक्ष, उनसे जो नीचे के जो पदधारी जो अफसर हैं उनका वेतन देखा जाए और उनका वेतन देख करके उनको कम से कम एक सम्मानजनक पैसा उनको मिलना चाहिए इस सेवा के लिए। अग्निहोत्री जी आपने कहा उनका विधायक और सांसद इनका प्रस्ताव आता है, ये वहां अपना खुद प्रस्ताव को स्वीकार करें अस्वीकार करें वो बात अलग है। लेकिन जो आपने नीचे कहा, जैसे कि प्रदीप राय जी ने दमोह से पूछा कि पंचायत स्तर पे, नगर निगम में, नगर पालिका में, इनका तो सरकार तय करके भेजती है ना। हाँ, सरकार तय करके बैठती है, लेकिन यदि उनको ये समस्या है कि सरपंच से ज्यादा सैलरी पंचायत सचिव की है तो फिर ये तो फिर दिक्कत बात है, क्योंकि सरपंच के नीचे पंचायत सचिव काम करता है तो उसको फिर परेशानी होगी। वो कहेगा कि साहब आप कैसे मुझे आदेश दे सकते हैं। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को या तो सरकार अपने आप से दूर करे या कोई ऐसी बॉडी बनाए, ऐसा कोई आयोग बनाए, कोई ऐसी वो बनाए जो सारे जनप्रतिनिधि, सांसदों से लेकर विधायक, पार्षद, सरपंच, पंच, इन सारे जनप्रतिनिधियों के बारे में क्यों नहीं विचार किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा। कोठारी जी, एक बार आपने हमारे दर्शकों के सवाल सुने। कुछ दर्शकों ने कहा कि अगर माननीयों की बढ़ती है सैलरी, माननीयों का भत्ता बढ़ता है, तो जो काम करने वाले अध्यापक से लेके प्यून से लेके सब लोग हैं उनका भी बढ़ना चाहिए। दूसरा एक बड़ा वाजिब सवाल यहाँ आया है कि अगर संसद सदस्य और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं या उनका तय होता है, आयोग गठित होता है, तो क्या निचले स्तर में जो हमारा जो कहते हैं कि हमारे पूरा पंचायती राज व्यवस्था है, हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश में लागू है, तो वहां भी इस तरह का आयोग गठित होना चाहिए। देखिए, सवाल हिंदुस्तान में ये सारे सवाल इसलिए हैं कि हम सारे लोग आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, हम सारे लोग किसी न किसी से आतंकित हैं। अगर प्रहलाद पटेल ये कहते हैं कि वो 24 घंटे सामाजिक सेवा करते हैं तो इसलिए उन्हें पैसे मिलने चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि जो सांसद 57 में रिटायर हो गया उसे अब पेंशन क्यों मिलनी चाहिए? यानी हमारे यहाँ तो पेंशन भी जो मिलती है वो भी सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल रही है। जो आम जनता है, आम जनता के वेलफेयर की कौन बात करता है? हम ये जितनी बहस कर रहे हैं वो बहस एक मानसिक जलन है। मेरी जलन है कि आपको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, आप हवाई जहाज से क्यों जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये जो वातावरण बनाया जा रहा है, और मैं माननीय की तनख्वाह पे इसलिए सवाल नहीं बना रहा कि कुल 720 तो एमपी है मेरे, और अगर 720 एमपी के सवाल पे हम करेंगे तो फिर तो सवाल ये कि ये सवाल हमेशा बना ही रहेगा कि तुम भी 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं, तुम्हें ये तनख्वाह क्यों मिलनी चाहिए, तुम्हें ये क्यों। जब वो दौड़ता है, वो जब काम करता है और जब वो नतीजे दिखाता है तब हम वाह वाह करना चाहते हैं। और जब वो बात आती है उसके इकोनॉमिक लिविंग की, हम में से कितने लोगों को अंदाज है कि दिल्ली में एक अच्छी कॉलोनी में 3 बेडरूम के मकान का किराया 1.5 से 2 लाख रुपए है। ये भोपाल में बैठे, मुझे तो मैं एकदम से इनकार कर दूंगा कि झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। असल में हम लोगों का इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री है कि हमें समझ में ही नहीं आता। एक तरफ हम दिल्ली की तरफ, कोठारी साहब आपने कहा दिल्ली में 2 बेडरूम 3 बेडरूम का मकान 1.5 लाख रुपए महीने से कम में नहीं मिलता है, लेकिन जो माननीय सांसद वहां जाते हैं वो वीवीआईपी कॉलोनी में रहते हैं और उनका बंगला या मकान इससे 3 बेडरूम से कम नहीं होता है।
ये सुविधाओं की बात है ना, आपने कहा दिल्ली में, तो ये तो और सुविधा उनकी बढ़ी। सांसद के मकान की बात कर रहे हैं तो देखिए, मेरे लिए वो सम्मानीय सांसद है। मुझे मालूम है कि उनके मकान का किराया दिल्ली में इस समय 10 लाख रुपए महीना होगा, जो सांसद के बड़े मकान हैं। पर सवाल ये कि मैंने उनको वो सम्मान दिया है, मैंने गवर्नर को गवर्नर बनाया है, तो मैं इस सम्मान पे फिर वो संकुचित नहीं करना चाहता कि मेरे गवर्नर को बड़े मकान में क्यों रहना चाहिए, मेरे राष्ट्रपति को बड़े मकान में क्यों रहना चाहिए। ये सारा प्रॉब्लम सोच का है। जी 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 आप तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि पहले हम सांसद चुनने की प्रक्रिया को अच्छा सांसद चुने, उसके बाद हम उसकी जीवनचर्या पे सवाल नहीं उठाएं, हमें अच्छा विधानसभा का मेंबर चुने। जीवन जो शैली है उनका, उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये पूरा देखिए, पूरा हम आर्थिक जो अभी जैसा ओम जी ने कहा कि जो हमारे देश की स्थिति है, जिस तरह से महंगाई बढ़ने की बात कर रही, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा उसको राजनीतिक रूप में भी लिया कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उस सूचकांक जो है वो नहीं दिखा रहा। जो आज की स्थिति है, गरीब भारत की स्थिति है, जैसा कि नेता लोग भी अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे जो निचला तबका है वो आज भी भूखों मर रहा है, हम उसको रोटी देंगे, हम कपड़ा देंगे, मकान देंगे। ऐसी स्थिति में क्या माननीयों की सुविधा और बढ़ाना चाहिए या नहीं? मैं ये बात कर रहा हूँ। हम माननीयों का आप सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ। वो इतने करोड़ों जनता का, लाखों जनता का प्रतिनिधि चुन के यहाँ से जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पांडेचेरी के एक विधानसभा मंत्री को देखा है जो अपने झुग्गी में रहता था और सुबह 10 बजे वो सरकारी मकान आता था साइकिल पर, वहां से वो सरकारी काम करता था, फिर सरकारी गाड़ी से विधानसभा जाता था। झुग्गी में किराए के अकेला मकान में रहते हैं। ऐसे एकाध बिरले उदाहरण है, बात अलग है। एक अकेला था। पर मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम पूरे सोच को और बहस को एक तार्किक रूप दें कि अगर कोई आदमी मेरा चीफ सेक्रेटरी बन गया है तो मैं बार बार उसकी तनख्वाह की बातें करके बार बार की बात नहीं है। कोठारी साहब माफ करिएगा, यहाँ आप बार बार यही बोल रहे हैं कि बार बार तनख्वाह, बार बार वो बात नहीं है। आज मुद्दा इस बात का है कि क्योंकि आयोग गठित करने की बात हुई है तो वो उचित है या नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो हम माननीयों को उसमें कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आयोग कोई नहीं आयोग बन सकता जो आयोग हमारी मेंबर पार्लियामेंट से कोई बड़ा हो, हमारी लोकसभा से बड़ा हो, हमारे स्पीकर से बड़ा हो। और जहां तक आप हमारे लोगों की बात कर रहे हैं तो हमारी जो सबसे लोकसभा की स्पीकर हैं उनने अभी गलत एफिडेविट देने के लिए 1 करोड़ का मकान छोड़ दिया, इसलिए कि कोर्ट ने उनसे कहा कि आपने गलत एफिडेविट क्यों दिया। तो इस किस्म की आप 1 करोड़ का मकान नहीं छोड़ दी तो करती क्या कोठारी साहब? उन्होंने गलत एफिडेविट दिया, उसमें तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए थी। मेरी बात सुनिए, पूरे मध्य प्रदेश में आपको 20 लाख लोग मिल जाएंगे जिनने गलत एफिडेविट दिया और हमने एक को सजा नहीं दी। आप माननीय सांसद हैं। तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम इस पे ये कहें कि हमारी प्रक्रिया ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, हमारा जीवन शैली ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, पर जहां तक हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी कम है कि मैं डिमांड करके भी नहीं कह सकता कि आप उससे कितने परसेंटेज पे देना चाहेंगे। प्रति व्यक्ति आय की जहां तक बात है, प्रधान साहब आप कोठारी जी बार बार थोड़ा सा उनको कष्ट हो रहा है इस बात को कि सांसदों की या विधायकों की तनख्वाह है, सुविधाओं के भत्तों को लेकर, जो भी भत्ता मिलता है, सुविधा मिलती है, उसको लेकर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बिल्कुल बहस इसमें नहीं होनी चाहिए और जैसे पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहनी चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि अगर देश के हर व्यक्ति की एवरेज इनकम या प्रदेश की 54,000 है, देश की 90,000 है, तो सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो चीफ सेक्रेटरी हो या चपरासी हो, उसकी तनख्वाह माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, उनकी विधायक का सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए कि क्योंकि हमारे गरीब व्यक्ति की आमदनी 54,000 रुपये साल है, तो हमारे किसी भी अफसर की आमदनी उससे कितनी गुनी होनी चाहिए और माननीय विधायक की आमदनी उससे कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, क्लास 2 अधिकारी की क्या होनी चाहिए? देखिए, यू कैन नॉट कंपेयर कि वो सबको एक तराजू में तोलेंगे तो ठीक नहीं होगा,
क्योंकि कुछ अधिकारी भी एकदम ईमानदार है, रूखी सूखी खाते हैं, कुछ अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, ये रोज अपन अखबारों में पढ़ते हैं। तो मापदंड का इतना तो सिस्टम में होना चाहिए कि वो आदमी सम्मानजनक स्थिति में रहे, सम्मानजनक यात्रा करे, उसका टाइम शेड्यूल अगर वो तमिलनाडु का सांसद है, अगर ट्रेन से आएगा दिल्ली और तो उसको 2 दिन आने में 2 दिन जाने में लगेंगे। अब या तो आप सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हो या आप बोलो कि हवाई जहाज से उसे 34 टिकट मिलते हैं। देखिए नजरिया है, अगर काम की सुविधा से यही बात देखना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि 2 घंटे में वो दिल्ली आ गया, और अगर आपको ये कंपैरिजन करना है कि उसको हवाई जहाज की सुविधा है तो ठीक, 34 हवाई जहाज की सुविधाएं 1 महीने में पत्नी सहित वो 1 महीने में नहीं, 1 साल का बोलिए। नहीं, सांसदों की बात कर रहे हैं। 1 साल मुफ्त। मैंने जब एग्जीक्यूटिव क्लास में सांसद चलते हैं तो क्या अपने पैसे से वो तनख्वाह टिकट लेके चलते हैं क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको सुविधा आपने इसलिए दी है कि वो दिल्ली से चल के तमिलनाडु पहुंचे, तमिलनाडु से दिल्ली आ जाए, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं और जनता से की समस्याओं को भी सुलझाना होता है, जनता की बातें करना होती हैं। अब देखिए अपना अपना नजरिया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिनते। नहीं, हम आपकी ही भावना से सब देख रहे हैं। अच्छा, ये प्रधान साहब चूंकि समय समाप्त हो रहा, मैं जानना चाहूंगा, बिल्कुल बहुत कष्ट में है, अगर माननीय जैसे प्रहलाद जी भी बोल रहे हैं तो पूर्णकालिक हैं, विधायक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पूर्णकालिक हैं, जो राजनीति करते हैं, तो क्यों करते हैं राजनीति? अगर कम है दूसरा धंधा करें। कोठारी जी ने जैसा कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, पढ़े लिखे हैं, LLB हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, तो क्यों करते हैं राजनीति, क्यों बनना चाहते हैं विधायक सांसद? बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो जनता जिसको चुन ले वही तो जनप्रतिनिधि बनता है। आप जनता के MLA MP बनने से पहले कार्यकर्ता बनते हैं किसी भी दल के, और जब कार्यकर्ता बनते हैं छोटे छोटे तंबू बम्बू प्रदर्शन आंदोलन हड़ताल सब में शामिल होते हैं। बाद में पार्टी आपको चयन करके आपको MLA और MP के लिए टिकट दे देती। अब आप बोलो कि साहब आपके मन में जब नहीं करना तो फिर आप कार्यकर्ता भी क्यों बनो, आप घर में सेठ जैसे बैठे रहो, आप ये कह रहे हैं मुझे? नहीं, कार्यकर्ता कहता है कि नहीं मुझे टिकट चाहिए, फिर टिकट मिलती है, फिर वो चुनाव लड़ता है। तो हमारा ये कि अगर इस तरह की परेशानी है कि 100 लोगों को खाना भी खिलाना है, उनको गाड़ी से भी भेजना है, वापस भी भेजना है, इस तरह जो भी मत मिलता है सरकार से वो बहुत कम है, तो क्यों बनते हैं फिर? देखिए, अगर कोई बड़ा किसान भी है, कोई जमींदार भी है, कोई कर्मचारी भी है, उसके गांव का लोग उसके घर आके रुकते हैं, तो वो एक सामान्य सी एक परिपाटी के उससे पूछ लेते चाय पी लो, कोई दूर से आया तो पूछे खाना खा लो, कोई और दूर से आया तो उससे कहते रात में सो जाओ। अब आप कहो कि ये मर्यादाएं हम तोड़ दें, नहीं, हमने ये मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कष्ट अगर होता है सारी चीजें तो लड़ते क्यों? खैर आपके पास चूंकि आप बार बार हम पूछ रहे हैं, आप उत्तर नहीं दें, हम ओम भाई से पूछ लेते हैं। ओम जी, क्यों जाते हैं राजनीति में अगर इतना ही सब कुछ कम है? नहीं, राजनीति में जाने का जहाँ तक है, कई लोग अपने शौक से जाते हैं, कोई लोग किसी पार्टी से प्रतिबद्ध होता है इसलिए पार्टी उन्हें अवसर देती है और वो चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन बाद में इस जगह आने के बाद वेतन भत्ते और इसकी बात करना एक ठीक बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जितने सारे लोग आए हैं, इस देश की जनता, मतदाता और निवासियों ने अच्छे दिन की तलाश में इन्हें चुना, और वो देश की जनता और मतदाता अच्छे दिन देखना चाहती है, नहीं ले रहे हैं और अच्छे दिनों की तलाश में अच्छे दिन की बात करते हैं, कभी विदेश की बात करते हैं। अपने खुद के वेतन भत्तों में उलझ जाओ और देश की जनता से जो वादे किए अच्छे दिन लाने के, उससे मुकर जाओ, तो इससे बड़ा तमाशा इस देश में जनता को दिखाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये मुद्दा ही वो नहीं है ओम जी, वेतन भत्तों का मुद्दा आपने लाया, और जबकि आपने देश की जनता को अच्छे दिन लाने का वादा किया, यही तो बात है जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे दिन किसी के भी आए, तो अच्छे दिन आने नहीं, सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और कर्तव्य यहाँ तक है, इस देश के सांसद और विधायकों का ये कर्तव्य है कि जिस परिस्थिति में आज देश की जनता रह रही है और जिनसे आपने जो वादे किए, पहले उनके वादे पूरे करो, फिर अपने वेतन भत्ते बढ़ा लो जी। तो मतलब ना आयोग की जरूरत है, ना सदन में बहस की जरूरत है, ना प्रस्ताव लाने की जरूरत है, ना विधानसभा में, जितना है उतना काफी है।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चूंकि अब समय समाप्त हो रहा है, अंतिम टिप्पणी कोठारी साहब हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आयोग बनता है नहीं बनता है, कौन माननीय होते हैं कौन नहीं होते हैं, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। देखिए, पहला सवाल जो बहस आज और कल चल रही है जी। कि बिहार में टिकट बिके जी। और खरीदार ने 2 करोड़ रुपए दिए, तो ऑब्वियसली विधानसभा का मेंबर बनना या मेंबर पार्लियामेंट बनने में कुछ दूसरे फायदे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग देश में इस किस्म से रास्ता अपनाते हैं। पर जहां तक मैं ये मानता हूं कि वो जब माननीय सांसद बन जाए, मेरा सांसद बन जाए, वो तो फिर वो मेरे लिए माननीय हैं, और मैं उनकी तनख्वाह पे और इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि कुल 720 सांसद हैं या 230 विधानसभा के मेंबर। जो हवाई जहाज और ये सारी बातें वैसी ही हैं, जब हम नौकरी शुरू करते हैं तो हमारे मन में बड़ा लालच होता है कि हमें हवाई जहाज का सफर मिल जाए, फर्स्ट एसी का सफर मिल जाए।